हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी लोग घर पर होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मैं अभिषेक शर्मा। और आज जो कराने वाला हूँ वह बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है सीजीएल 2020 के लिए। एसएससी सीजीएल 2019 टीयर वन के क्वांट के जितने भी शिफ्ट थी वो मैं कंप्लीट करा चुका हूँ अपने इसी चैनल पर। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप ज़रूर देखना। एक एक मैंने शिफ्ट ली है, टाइप वाइज सारे लिए हैं। एक एक शिफ्ट ली है और मैंने सबको सॉल्व कराया है और अच्छे तरीके से सॉल्व कराया है। अब मैं आपको कराने जा रहा हूँ सीजीएल 2019 के मेंस के शिफ्ट। तो सबसे पहले हम करेंगे 15 तारीख की शिफ्ट, देन 16 की एंड देन 18 की शिफ्ट। आप जानते हैं 2019 में जो मेंस का पेपर था वो 3 शिफ्ट में हुआ था। और 15 की सबसे टफेस्ट शिफ्ट मानी गई थी, 16 की उससे हल्की मानी गई थी और 18 की आज तक की सबसे हल्की मानी गई थी। तो इनको सॉल्व करके देखते हैं। और आज मैं कराऊंगा आपको 15 तारीख 15 नवंबर की शिफ्ट वन, उसके 1 to 25 क्वेश्चन हम इस पार्ट में ले लेंगे। और फिर इसके करके 4 पार्ट हम बनाएंगे, चारों पार्ट को अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ताकि आपको आसानी रहे। 25-25 क्वेश्चनों करके आप उसको देख लें। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है और आप सब जानते हैं कि पेपर हर जगह पोस्टपोन हो चुके हैं। कल यूपीएससी का भी नोटिफिकेशन आया था और उन्होंने भी अपना जो पेपर है वो 10 अक्टूबर तक आई थिंक कर दिया है। 10 अक्टूबर को शेड्यूल किया है उन्होंने। तो ऐसा ही हाल एसएससी में भी होने वाला है, कोई भी एग्ज़ाम सितंबर अक्टूबर से पहले तो नहीं होने वाला। तो बहुत ही अच्छा मौका है हम स्टूडेंटों के लिए। और आप बस मेहनत करते रहिए, मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाएगी आपकी। आप मेहनत करते रहिए, लगे रहिए, आपको जो ड्रीम जॉब है वो आपको ज़रूर मिलेगी। तो आप बस तैयारी करते रहें, फोकस करते रहें। और जो मेन फोकस होना चाहिए वो आपका प्रीवियस ईयर ज़रूर रहना चाहिए। प्रीवियस ईयर से दिमाग भटकना नहीं चाहिए। आप बस आपका दिमाग में यही होना चाहिए कि जो पेपर प्रीवियस ईयर में आया था पेपर वैसा ही आएगा और यही पेपर आएगा, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाते रहें और उसमें एक एक लेवल अप करते रहें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं 15 नवंबर की शिफ्ट। और उसके तो चलिए शुरू करते हैं एसएससी सीजीएल 2019 मेंस की 15 नवंबर की शिफ्ट। सबसे हार्डेस्ट शिफ्ट मानी गई थी। तो देखते हैं इसके क्वेश्चन कैसे कैसे हम कर सकते थे टाइम पर। और मेरी भी शिफ्ट यही थी। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, अ स्फेरिकल मेटेलिक शेल with 6 centimeter external radius weigh this, what is the thickness of the shell if density is this। ठीक है, तो आपको डेंसिटी गिवन है 10.5 ग्राम। और आपको वे गिवन है, वे हम मास ले लेंगे, मास है आपका 6688। ठीक है, आपको वॉल्यूम गिवन नहीं है और आपको यहाँ पर वॉल्यूम की जरूरत तो पड़ेगी पड़ेगी। अब आपने बचपन में एक फॉर्मूला जरूर पढ़ा होगा, अगर आप साइंस के स्टूडेंट है तो आपको याद ही होगा। अगर आप नहीं भी हैं तो मतलब 10th अप टू 10th तक आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि जो डेंसिटी होती है वो होती है मास अपॉन में वॉल्यूम। ठीक है, मास अपॉन में वॉल्यूम। यहाँ से अगर आप वॉल्यूम निकालने जाओगे तो वैल्यू आ जाएगी मास अपॉन डेंसिटी, यही वैल्यू आएगी मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, अब वॉल्यूम वॉल्यूम क्या है, ये जो स्फेरिकल शेल की वॉल्यूम है, मास आपको गिवन है, डेंसिटी गिवन है, ये आपको रखना है। अब वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती है स्फेरिकल पार्ट की, 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, यही होती है। अब आपको निकालना क्या है, ये देखो अभी मैं बताता हूँ निकालना क्या है। मान लो ये कोई भी स्फेरिकल मेटेलिक शेल है और ये उसका इनर पार्ट है, ये उसका आउटर पार्ट है। तो यहाँ से लेके ये इसका सेंटर है, सेंटर से लेके ये दूरी जो है ये आपकी एक्सटर्नल रेडियस है और ये दूरी जो है ये इंटरनल रेडियस है। ठीक है, ये आपकी R2 हो गई, ये आपकी R1 हो गई। आपको निकालनी है थिकनेस, थिकनेस होती है ये जी, ये R2 - R1, ये आपकी थिकनेस है। ठीक है, ये आपको फाइंड करनी है। इसको फाइंड करने के लिए आपको पहले R1 पता होना चाहिए, फिर R2 में से R1 जब आप माइनस कर देंगे तो ये लेंथ आपकी आ जाएगी। ठीक है, तो ये पिक्चर आपकी बन जानी चाहिए क्वेश्चन को पढ़ते ही, और आपको पता चलना चाहिए कि निकालना क्या है और गिवन क्या है। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। तो 4/3, इसको आप वॉल्यूम अगर बनाऊंगा तो ये इसको ऐसे लिख लो जी, 4/3 माइनस करके लिख लो और वैल्यू आ जाएगी मास अपॉन में वॉल्यूम। मास की वैल्यू देख लो क्या है जी, 6688 और अपॉन में है 10.5। ठीक है जी, 10.5 है। पॉइंट हटा लो, एक जीरो यहाँ लगा लो। ठीक है, अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ से हटाओ, पाई की वैल्यू को रखो यहाँ पे, हटा के यहाँ 22/7 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, समझ गए होंगे। अब क्वेश्चन करो। क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन है और जितनी जल्दी आप इसको कर लेंगे उतनी जल्दी आप आंसर निकाल लेंगे। देखेंगे जी, 11 दूनी 22, 11 6 66, 0 11 8 88 0। देखो 7 तिया 21, 21 पंजे 105, 21 पंजे 105। अब देखो जी, 4 दूनी 8, 8 7 56, 4 8 6 48, 760। ठीक है, अब यहाँ से आप काटोगे तो 5 की वैल्यू काटोगे तो 5 × 1 = 5, 2 × 5 = 25, 2 × 5 = 10, 152 आ गया। यहाँ क्या है, R2 क्यूब माइनस R1 क्यूब। R2 की वैल्यू कितनी है 6 सेंटीमीटर, 6 का क्यूब क्या हो जाएगा 216। ठीक है, ये वैल्यू इधर आके माइनस में आ जाएगी 152 और ये वैल्यू आ जाएगी R1 क्यूब।
ठीक है, यहाँ से माइनस करोगे वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी आपकी 6 6 12, हाँ 4 2 6 और 6 5 11 64। R1 की क्यूब की वैल्यू 64 है, तो R1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 4। 4 वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या, थिकनेस। थिकनेस है क्या, R2 माइनस R1। R2 की वैल्यू 6, इसकी 4, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2। ये इसका क्या होगा, उत्तर होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है और टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन है। इस टाइम अच्छा खासा टाइम लग सकता है इसमें, लेकिन हाँ 1 मिनट के अंदर का क्वेश्चन है। आपको कई कहेंगे कि 30 सेकंड का क्वेश्चन है, लेकिन नहीं, 30 सेकंड में ये पॉसिबल नहीं है, ये 1 मिनट तक के क्वेश्चन तो है। ठीक है, तो आगे चलें, अगला क्वेश्चन करेंगे। अगला क्वेश्चन करते हैं। A certain number of students from school X appeared in an examination and 30% student fail। कुछ बच्चे X में अपीयर हुए X स्कूल से, और उसमें से 30% बच्चे फेल हो गए। 150% मोर स्टूडेंट देन फ्रॉम एक्स स्कूल अपीयर्ड इन स्कूल वाई। जो जितने भी एक्स में अपीयर हुए थे उससे 150% ज़्यादा वाई स्कूल में अपीयर हुए, और 80% ओवरऑल एक्स वाई से पास हो गए। और बताओ परसेंटेज ऑफ हु फेल फ्रॉम वाई, वाई से कितने फेल हुए। ठीक है, तो मैं इस क्वेश्चन का करने का आपको तरीका बताता हूँ। मैं मेरा कुछ अलग तरीका है इसका, और कईयों को ये कैलकुलेटिव लग सकता है, लेकिन मेरी थोड़ी मल्टीप्लिकेशन ठीक है, तो मुझे इसमें समय बिल्कुल नहीं लगता। आप भी देखेंगे इसमें आपको समय बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, अब सबसे पहले इन्होंने बोला है, सबसे पहले आपको लाइन हिट करनी थी ये वाली, 150% मोर स्टूडेंट फ्रॉम एक्स। तो आप टोटल स्टूडेंट ही निकाल लो रेशियो में एक्स और वाई के। ठीक है, एक्स और वाई के। अब 150% मोर है एक्स से, तो एक्स में अगर 100% थे तो 150% मोर, तो मतलब 250 इसमें आए होंगे। आए होंगे भाई 250। ठीक है, अगर मैं इसकी 250 आए होंगे। अगर मैं इसकी आपको ऐसे ही रहने देता हूँ, इसको ना, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या हो जाएगा। अब इन्होंने बोला है कि 30% बच्चे फेल हुए एक्स से 30% फेल हुए। एक्स से 30% टोटल थे 100। ये टोटल नंबर का रेशियो वो है, टोटल नंबर का रेशियो। अगर टोटल 100 थे तो 80, 30% फेल हुए, तो 30 फेल हो गए एक्स से। ठीक है, ओवरऑल पास हुए, मतलब इन दोनों में से पास हुए। दोनों में टोटल कितने, 350, इसमें से 80% पास हुए। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू 4/5, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी, 280 ओवरऑल पास हो गए। 280 ओवरऑल पास हो गए। बच्चे थे कितने, 350, 280 ओवरऑल पास हो गए, तो फेल कितने हुए, 70। 70 ओवरऑल फेल हुए। 70 ओवरऑल फेल हुए, 30 तो एक्स से ही फेल हो गए, तो यहाँ से कितने फेल हुए होंगे, 40। तो अभी आपसे पूछा है कि 40 फेल हुए टोटल कितने वाई से, तो 40/250 इंटू 100%। समझ गए होंगे। अब देखो 25 चौका 100, और 10 से 10 कितना आ गया, 16। 16% इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन, आसान वे में हमने कर लिया। कुछ भी नहीं था इसमें, आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन था, समय भी नहीं लगता। ये मुश्किल से 30 40 सेकंड का ही सवाल है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। अच्छा सवाल है ये, और इसको अगर आप इसका शॉर्ट नहीं जानते हैं, या मैं आपको कहूँगा अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन तेज नहीं है आप, तो इसमें आप समय लगा सकते हैं, बिल्कुल समय लगा सकते हैं। ठीक है जी, इस क्वेश्चन को देखेंगे किस तरीके से करेंगे। सबसे पहले जब आपको ये दिख रहा है, तो आप सबसे पहले इन दोनों पे अटैक करेंगे। इन दोनों को सिंप्लीफाई करके मैं जल्द से जल्द वैल्यू लिखूँ। ठीक है, अब इन दोनों को आपको अगर आपने प्रैक्टिस किया तो आप तुरंत देख के समझ जाएंगे। ये देखो, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई करूंगा और इसको इधर एलसीएम आ जाएगा, तो नीचे वैल्यू आ जाएगी ए माइनस बी। ए प्लस बी क्या होती है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए की वैल्यू क्या, 3 3 9 -8, मतलब नीचे क्या बचेगा, 1 बचेगा। बस जी, नीचे तो 1 बचेगा इनके, और इसका इधर मल्टीप्लाई, इसका इधर मल्टीप्लाई। तो अगर ये देखूं तो ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, और यहाँ माइनस ए प्लस माइनस बी का होल स्क्वायर बचेगा। इसको सॉल्व करके क्या आने वाला है, देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ से आएगा, लेकिन यहाँ से माइनस यहाँ पर लगा हुआ है, तो ये जो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के होंगे वो माइनस भी आ जाएंगे। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल। यहाँ से वैल्यू बचेगी आपकी 2ab, और यहाँ से माइनस और माइनस माइनस प्लस वैल्यू बचेगी 2ab। तो वैल्यू कितनी बचने वाली है, 4ab। बी वैल्यू बचने वाली है, और अब नीचे तो 1 बन गया। अब यहाँ पे 4ab लिख लो। 4ab कैसे हो जाएगा, 4a की वैल्यू कितनी है, 3, और b की वैल्यू कितनी है, 2√2। ठीक है जी, नीचे अपन, और अपॉन में क्या है, 1। ठीक है, अब यहाँ करो प्लस। ठीक है, जैसा आपने उधर किया है, ऐसे यहाँ रेशनलाइजेशन अगर करोगे तो ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किसकी करनी पड़ेगी, 4 + √8 की। तो ऊपर बचेगा आपका 4 + √8, और नीचे बचेगा आपका 16 - 8 क्या हो जाएगा, 8। ठीक है, इसको आप ऐसे सॉल्व करते तो ये मात्र आप 10 20 सेकंड में आप इसको यहाँ पर लिख सकते थे। ठीक है, और आपको कंपैरिजन करनी है इसकी, तो सबसे पहले इसमें आपको सब जगह √2 देखना है। क्या देखना है, √2। ठीक है, अब ऐसा करो, इसका एलसीएम तो लेना पड़ेगा आपको। अब ऐसा करो, इसे लिखो 4 + 8 को मैं लिख सकता हूँ 2√2। ठीक है, एलसीएम लोगे तो ये 8 आपको यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 8 × 4 × 3 × 2√2। ठीक है, और अपॉन में 8। अपॉन में क्या बचेगा, 8 बचेगा। ठीक है जी, देखो जी, यहाँ से वैल्यू क्या आएगी, 8 8 4 × 12, 12 दूनी 24, 24 × 8 192√2, और 192 और 2 ये कितना हो जाएगा, 194√2। ठीक है, और प्लस में 4 अपॉन में 8 आ जाएगा, यही आ जाएगा। अब इसे 8 से डिवाइड करोगे, 8 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 8 से डिवाइड मत करो। अब आप ऐसा करो, कंपेयर करा लो।
अब आप क्या करा लो, कंपेयर करा लो, यहाँ 1/8 मल्टीप्लाई में लिख लो और ये 8 यहाँ से हटा दो। अब इसे कंपेयर करा लो, इसको कंपेयर कराओगे किससे, a प्लस बी रूट दो से, a प्लस बी रूट दो। अब यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी 4 और 1/8 तो आएगा ही आएगा, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई आपकी 4/8 और b की वैल्यू कितनी आएगी जी आपकी, b की वैल्यू आएगी आपको ये वाली 194 रूट टू वाली, b को कंपेयर कराओ रूट टू से तो 194/8 कितनी आएगी 194/8। ठीक है, अब आपसे क्या पूछा है जी इन्होंने, इन्होंने पूछी है 3a+4b की वैल्यू। तो जैसे ही ये वैल्यू आएगी 4/8 क्या है 1/2, 3/2 हो जाएगा यहाँ से, और प्लस 4 × तो यहाँ से 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ से आएगा 2 और 2 से काटोगे वैल्यू आएगी 2 अट्ठे 2 नीम 18 और एक 2 सत्ते 14, 97 प्लस 1.5, ये वैल्यू 1.5 ही तो होती है, 97 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा 98.5, 98.5 देखो ये रहा, ये आपको दिख गया। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन था, ये भी टाइम कंज्यूमिंग क्वेश्चन था। ठीक है, अगर आपको पता है, प्रैक्टिस की है तो आप इसमें टाइम नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ टाइम तो थोड़ा इसमें लग सकता था आपको। ठीक है, और इसका यही मेथड है, और कोई वैल्यू पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इन्होंने बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड वैल्यू दे रखी है, कुछ कट नहीं रहा है यहाँ पे, तो आपको इसी तरीके से ये क्वेश्चन करना होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है ये देखते हैं। ए कैन डू 20% वर्क इन 4 डेज। अगर ए 20% वर्क 4 दिन में करता है तो 100% कितने दिन में करेगा, यहाँ 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो यहाँ पे भी 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 100% काम कितने दिन करेगा 20 दिन में, तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा 20% पे। बी 1/3 काम 33 सही 1/3% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो जाएगी 1/3, 1/3 काम को अगर 10 दिन में कर रहा है तो एक काम को कितने दिन में करेगा, बी करेगा 30 दिन में। ठीक है जी, और सी, और दे वर्क टुगेदर फॉर 9 डेज, सी कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क फॉर 6 डेज। ठीक है, अब ऐसा करो, दे वर्क फॉर 9 डेज, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा टोटल वर्क 60 है, ये 3 यहाँ पे 2, टुगेदर उन्होंने 9 दिन तक काम किया, तो एक दिन में कितनी वैल्यू 5 यूनिट, 9 दिन में कितनी 9 पंजे 45, 45 यूनिट काम हो चुका है। ठीक है, 45 दिन काम हो चला है, बचा कितना काम 15 काम, 15 काम जो है वो सी ने किया 6 दिन में, सी ने किया 6 दिन में, तो ये टोटल वर्क उसे करने में 6 दिन लग गए, तो सी की यहाँ से एफिशिएंसी आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 3 पंजे 15, 3 दूनी 2, तो 5/2 सी की कितनी आ गई एफिशिएंसी एक दिन की। अब बी और सी टुगेदर काम करते हैं, तो बी की है एफिशिएंसी है 2, सी की है 5/2, तो टुगेदर कितनी हो गई 2 + 5/2। अब इस काम को करने के 75% सेम वर्क कितना है 60, 60 का 75 कितना परसेंट कितना हो जाएगा, 60 का हो जाएगा 25 या 75, 3/4 फ्रैक्शन वैल्यू। अब इसको इससे करवाना है तो वैल्यू कितनी है 2 दूनी 4, 5 4 9/2 कितनी आएगी 9, और ऊपर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब देखो किस तरीके से करेंगे, 4 3 तिया 9, 4 तिया 12 पंजे 60, 5 दूनी कितना आ जाएगा 10, 10 ही इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था ये भी। ठीक है, लेकिन आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था, ये अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन करते हैं, द वैल्यू ऑफ दिस अपॉन दिस, इतनी बड़ी संख्या है और इसको आपको निकालना है। ठीक है, इसको आपको निकालना है, तो इस क्वेश्चन को आप स्मॉल किस तरीके से कर सकते हैं, तो वो एक बड़ी बात है, और तो इस क्वेश्चन में बिल्कुल भी कुछ नहीं है, आप कोई भी एंगल पुट करेंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका। ठीक है, लेकिन आप इसको शॉर्ट कैसे कर सकते हैं मैं वो आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, देखेंगे जी, अगर ये कॉसेक थीटा सेक थीटा नीचे लिखा हुआ है, ये कॉसेक थीटा सेक थीटा नीचे लिखा हुआ है, अगर मैं इसको ऊपर लिखूं तो ये जो कॉसेक थीटा है वो चेंज हो जाएगा साइन थीटा में, और सेक थीटा है वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में, और वो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगी, वैल्यू बिल्कुल आ जाएगी, ये यहाँ से कैंसिल आउट नहीं है, हट गई यहाँ से। अब देखो आगे क्या होगा, ये देखो, ये अगर आपकी आँख बहुत ही मतलब पैनी है तो यहाँ देखो, इसे अगर आप ए देखो, कोई भी इसे आप बी देखो, इसे भी ए देखो। ठीक है, तो ए माइनस बी और ये ए प्लस बी, तो फॉर्मूला बनता हुआ दिख रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही बनेगा। अच्छा, इसका स्क्वायर करोगे आप, इसका स्क्वायर करोगे माइनस में बी स्क्वायर, तो माइनस तो वन ही रहेगा, इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर क्या आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस साइन थीटा कॉस थीटा। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, और यहाँ आ जाएगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा, यही आएगा कॉस थीटा, यही आएगा। आप देखो 1 से तो 1 कैंसिल आउट हो गया, क्या नीचे क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा, नीचे क्या बच गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब देखो जी, साइन थीटा से साइन थीटा गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा गया, बचा क्या सिर्फ 2 बच गया, क्या बच गया नीचे सिर्फ, सिर्फ नीचे 2 बच गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई ना आपको, सिर्फ नीचे आपका कितना बच गया 2 बच गया। इस 2 को अब आप क्या करो, अब आपके मैं लिख देता हूँ क्या बच गया, कॉस की पावर 6 थीटा बच गई, साइन की पावर 6 थीटा बच गया, प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा बच गया, और कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, और अपॉन में 2 बचा है, यही बचा है। ठीक है, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर लो, थीटा बराबर 45, थीटा बराबर यहाँ पर भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर ना आपको जो मैंने बताया है वो आसान पड़ेगा, और जबकि यहाँ पर जब आप सॉल्यूशन करेंगे 1/√2 प्लस 1/√2 वो आपको थोड़ा कठिन पड़ सकता है, तो उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर लो। ठीक है, अब देखो साइन आप क्या करोगे, या आप ऐसा करो, अब इसमें तो कुछ भी पुट कर सकते हो, आप ऐसा करो 90 पुट कर लो यहाँ पे, और आसान कर लो 90 पुट कर लो, 90 पुट कर लो, कॉस क्या हो जाएगा 0, ये खत्म, ये की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, ये भी खत्म, और 1/2 वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/2, तो आपका कितना उत्तर क्या हो जाएगा 1/2। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर 90 पुट नहीं कर सकते थे।
ठीक है, 90 पुट करते तो ये देखो 1 और -1 0 हो जाता, तो यहाँ पर 90 पुट नहीं कर सकते थे, यहाँ पर 90 पुट करके आप आसानी से उत्तर निकाल सकते थे। ठीक है, ये आसान क्वेश्चन बन गया बहुत ही। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। A certain amount to 15,500 in 2 years at 12% simple interest. The same sum will amount to in 1.5 साल at 10% per annum if compounded half yearly. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा कैलकुलेशन हो सकती है इसमें, देखते हैं। एक सर्टेन सम अमाउंट है, वो इतना हो जाता है 2 साल में 12% की रेट से। तो अगर कोई भी सिंपल इंटरेस्ट में बढ़ रहा है तो उसको रेट इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर देंगे, वही बढ़ रहा है। तो 24% आपका है, लेकिन ये अमाउंट बोला है तो 100% से 24% बढ़ने के बाद तो 124%। तो 124% की वैल्यू दे रखी है आपको 115,500। ठीक है जी, 15,500। अगर मैं यहाँ से 100% की वैल्यू निकालूँ तो वो मेरा प्रिंसिपल होगा, तो आपको 100% की वैल्यू निकालनी है यहाँ से। ठीक है, तो अब देखो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 155 100 अपॉन में 124, और 100% यहाँ 2 जीरो लगा दो और यहाँ 2 जीरो लगा दो। ठीक है, अब देखो जी, अब जैसे ही आपने देखा 124 155, तो आपको ये अंदर दिमाग में अगर आपकी अच्छी कैलकुलेशन हो 31 आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 31 आना चाहिए, एक प्राइम नंबर। 31 में 4 का गुना करोगे तो ये आएगा, 5 का गुना करोगे ये आएगा, तो 31 से काट लो इसको 4 और इंटू 5। ठीक है, अब 4 को काट लो इससे 25 से। ठीक है, अब 25 गुना 5 कितना हो गया, 125। 125 और 2 जीरो ये, तो एक 12,500 आपका क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, प्रिंसिपल आ जाएगा। अब आगे देखेंगे, आगे क्या कह रहा है। ये जो सेम सम है, ये सेम सम हमने 1.5 साल के लिए लगाया 10% पे, और कंपाउंडेड हाफ ईयरली लगाया, कंपाउंड इंटरेस्ट पे लगाया और हाफ ईयरली लगाया। जब भी हाफ ईयरली लगाओगे तो 1.5 साल में उसकी कितनी साइकिल बनेगी, 3 साइकिल बनेंगी 1.5 साल में, 6 6 महीने की। और 10% है, हाफ ईयरली लगाओगे तो मतलब हाफ कर दोगे रेट को तो 5% बनेगा, क्या बनेगा, 5%। तो 5%, 5%, 5%। तो इस क्वेश्चन को आप रेशियो मेथड से कर सकते हैं आप, और ओवरऑल परसेंटेज अगर आप निकाल लें 5.5% की, क्योंकि आपको यहाँ से क्या निकालना है, अमाउंट निकालना है। तो अगर ओवरऑल निकाल लें, ओवरऑल निकाल सकते हैं, और आप इसमें वो भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड भी। ठीक है, लेकिन मेरे ख्याल से रेशियो मेथड इसमें बहुत सही नहीं बैठेगा। मैं ओवरऑल निकाल लेता हूँ 5 5 5, क्योंकि 5 की सबको ओवरऑल भी याद रहती है। ठीक है, तो मैं, अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ ओवरऑल कैसे निकालते हैं। आप इन तीनों को ऐड करिए, 5 5 10 5 15, 15%। ठीक है, फिर प्लस में इन दोनों को मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, तो मतलब 55 25 25 25, तो 25 दिया कितना हो जाएगा, 75/100। प्लस इन तीनों का एक बार में मल्टीप्लाई, 55 25 पंजे 125 और अपॉन में 10,000। 10,000। ठीक है, ये आपकी परसेंटेज की वैल्यू आ जाएगी। तो अब आप जान गए यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी, 15 प्लस 0.75 और प्लस 0.0125। ठीक है, अब यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 15 पॉइंट, यहाँ से आपका 0.75 जुड़ेगा, तो वैल्यू आएगी आपकी 15.7625, ये आ जाएगा 15.7625। ठीक है, कितना आ जाएगा भाई, 15.7625। ये मैं हटा देता हूँ, 15.7625 आपकी वैल्यू आ गई, 15.7625। ठीक है, अब देखेंगे जी, ये आपका आ गया 15.76। अगर आपसे पूछा होता सीआई निकालना है, लेकिन यहाँ पे सीआई नहीं, सेम सम विल अमाउंट टू व्हाट, अमाउंट बताना है उनको, अमाउंट कितना होगा। तो 15.7625 है, तो आप अगर इसमें यहीं से देखो, आपका प्रिंसिपल है 12,500, इसका आप अगर 15% भी निकालें, आप इसका 15% निकालो, चलो 15% निकाल लो। ठीक है, 15% निकालो, फिर देखते हैं। 15% जैसे आप निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 15 इंटू 12, 15 12 कितना होता है, 180। 15 12 कितना होता है, 180। तो 120 मानो, इसे 5 मत मानो, 120 मानो। 15 12 180, 180 और 1 जीरो 1800, और 15 पंजे 75, तो कितना जाएगा 1875। आपका कितना जाएगा 1875। तो 1875 तो इसमें जुड़ना ही जुड़ना है। 1875 वैल्यू कितनी आएगी जुड़ के, 5 7 8 5 13 हासिल 143.75 आ रही है, अगर आप 15% ही जोड़ोगे तो, 15% ही जोड़ोगे। अब देख लो यहाँ पे, अब 15 के बाद जोड़ना कितना है, बस आपको 76 25 तो जोड़ना है, तो इतना तो बैठने वाला है नहीं। ठीक है, ये वैल्यू तो 14,375 से कम ही हो गई, ये भी नहीं है, ये भी कम हो गई, ये भी नहीं है, तो ऑप्शन के बाद बचा 14,470। ठीक है, थोड़ा सा और जुड़ेगा इसमें, तो 14,470 तक चला जाएगा, ये वैल्यू आपकी राइट आंसर हो जाएगी। ठीक है, इस क्वेश्चनों को ऐसे ही निकाला जाता है, आपको इसके आसपास पहुंचना होता है और उत्तर लगा दिया जाता है। ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, 7th क्वेश्चन करते हैं। ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज, ए किसी काम को 15 दिन में करता है, और बी 25% मोर एफिशिएंट देन ए, एंड सी इज 40% मोर एफिशिएंट देन बी। तो ए बी सी में आपको एफिशिएंसी का रेशियो गिवन है, तो देखेंगे एफिशिएंसी का रेशियो। जो बी है वो 25 मोर एफिशिएंट है ए से, तो ए की अगर वैल्यू 4 है तो बी की है 5। अब कह रहा है सी 40 मोर एफिशिएंट है बी से, तो 5 इसकी है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, अब देखो ए जो है वो 4 एफिशिएंसी, एक दिन में 4 यूनिट काम करता है और 15 दिन में खत्म कर देता है, तो टोटल वर्क कितना आ गया जी, टोटल वर्क कितना आ गया, 60।
टोटल वर्क आ गया 60। अब बोल रहा है कि ए सी वर्क टुगेदर फॉर 3 डेज। ए और सी ने एक दिन में उन कितने काम करेंगे 11, और 3 दिन में कितना काम कर देंगे, तो 11 या 33, 33 काम कर देंगे। अब सी लीव कर जाता है, सी तो चला जाता है, 33 काम करके यहाँ वैल्यू कितनी बचती है 7, हाँ से ले 1 2 27। अब उसके बाद बी आ जाता है, और बी कितने दिन में काम करेगा 5 और 4 9, 3 दिन में काम खत्म कर देगा। 9 से डिवाइड करूंगा तो कितने 3 दिन में आपका बचा हुआ काम खत्म कर देगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। A solid metallical sphere of radius 15 centimeter is melted and recast into spherical ball of radius 3 centimeter each. What is the ratio of the surface of original sphere and the sum of surface area of all the balls? देखो जी, इस क्वेश्चन को कुछ भी नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि एक बड़ा स्फेयर है 15 सेंटीमीटर का, उसे मेल्ट किया जाता है और उससे 3 सेंटीमीटर की स्फेरिकल बॉल बना दिए जाते हैं। आप अब आपको ये नहीं पता था कि बॉल बनती कितनी है, इस बड़े वाले से 3 3 सेंटीमीटर की कितनी बॉल बनती है। सबसे पहले आपको वो निकालना पड़ेगा बॉल बनेंगी कितनी, ठीक है जी। और उसके बाद आपको ओरिजिनल सरफेस एरिया और रेशियो सम ऑफ सरफेस एरिया, सम बोला है ना इन्होंने, सम ऑफ, तो आपको पहले पता लगाना पड़ेगा कि नंबर ऑफ बॉल्स कितनी बनेगी 3 3 सेंटीमीटरों की। तो सबसे पहले टास्क है एन निकालना, ठीक है। तो वॉल्यूम 1 बराबर वॉल्यूम 2, इसकी वॉल्यूम बराबर इसकी वॉल्यूम, तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी 4/3 पाई और 15 × 15 × 15, ठीक है। इसकी वॉल्यूम कितनी होगी 4/3 एन इंटू नंबर ऑफ 4/3 इंटू पाई इंटू 3 × 3 × 3, ठीक है जी। बहुत आसान है। पाई ये 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल। अब देखो एक बार से 3 पंजे 15, तो मतलब हर बार 5 से कैंसिल आउट। इनकी की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 55 25 पंजे 125, तो 125 स्मॉल बॉल बनेंगी एक बड़े स्फेयर से जब आप उसे मेल्ट कर देंगे तो, ठीक है। एन की वैल्यू कितनी आ गई 125। अब देखो इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है, अब वो निकाल लेंगे। अब बोल रहा है सरफेस एरिया ऑफ ओरिजिनल स्फेयर, ओरिजिनल स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4 पाई r स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 15 × 15, ठीक है। रेशियो पूछा है, रेशियो लगाएंगे। अब सम ऑफ स्फेयर ऑफ ऑल द बॉल्स, ठीक है। एक बॉल का निकाल लो, उसमें 125 का मल्टीप्लाई कर देना, तो मतलब 125 का मल्टीप्लाई होना ही होना है। और एक बॉल का कितना आएगा 4 पाई r स्क्वायर, मतलब 3 का स्क्वायर इंटू 3 लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो इसका ही रेशियो आपको निकालना है। देखो 4 पाई से तो 4 पाई कैंसिल आउट होना ही होना है, ठीक है। और 3 पंजे 15 और 3 पंजे 15, ये भी कैंसिल आउट होना है 5 5 से, ठीक है। 55 25 25 पंजे 125, वैल्यू कितनी आ गई 1/5 आ गई। कितना आसान क्वेश्चन है, 1/5, ठीक है। अगला क्वेश्चन करें। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? अगर आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज चैनल को लाइक कर, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। Average score of mathematics of 90 student in section A and B was 63. Number of student A was 10 more than that was B, ठीक है। और average score student is A is 30% more than B. Find the average score of a student। ये क्वेश्चन आपका प्री में भी आ चुका है, CGL 2019 जो मैंने अभी कराए थे उसमें भी आ चुका है, सेम टू सेम क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो प्रीवियस ईयर देखो आप कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस में भी उसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे तो आप देख सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, पूरे 18 के 18 सेट में करा चुका हूँ। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ए बी है, दो सेक्शन है, ए सेक्शन बी सेक्शन, दोनों में 90 बच्चे हैं मिलाकर, और उनकी एवरेज जो है 63 है। और ए में 10 ज़्यादा है, तो पहले ए को 10 ज़्यादा दे दो। 10 आपने ज़्यादा दे दिया तो इसमें कितने हो गए 10, यहाँ कितने बचे 80। अब 80 को दोनों तरफ डिवाइड कर दो तो 40 इस पे होंगे, 40 इस पे, तो इस पे रह गए भाई 5 और 4, 5 और 4 का मैंने रेशियो ले लिया। क्या ले लिया रेशियो, इस पे टोटल 5 होंगे, इस पे टोटल 4 होंगे, ठीक है। अब नंबर ऑफ स्टूडेंट, अब स्कोर जो एवरेज स्कोर है यहाँ पे जो एवरेज आएगी वो 30% मोर है बी से, तो बी पे अगर आपकी 10x होगी तो उस पर आपकी कितनी होगी 13x, ठीक है। अब इसकी वेटेड एवरेज निकाल लो। 13 पंजे 65x और 10 चौक 40x, और टोटल कितने हैं 5 4 9, तो 9। और इक्वल टू में वैल्यू कितनी आ रही है एवरेज 63, तो बराबर में आ जाएगा 63, ठीक है। 9 का मल्टीप्लाई करोगे 60 से, यहाँ से आ जाएगा 105x बराबर में 9 इंटू 63, ठीक है। अब 21 पंजे 105, 21 तिया 63, और x की वैल्यू आ जाएगी 9 तिया 27/5। अब आपसे पूछा क्या है एवरेज स्कोर ऑफ बी, बी का स्कोर पूछा है, बी का स्कोर क्या है 10x, x की वैल्यू आएगी 10 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 दूनी 10, 27 दूनी कितना हो जाएगा 54, 54 इसका राइट आंसर है। आसान क्वेश्चन हो गया। अगला करें 10वां। थीटा की वैल्यू अगर मैं यहाँ से 45 पुट कर दूँ, कितनी 45 पुट कर दूँ, तो देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। साइन थीटा कितना हो जाएगा 1/√2, यहाँ वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 - 1, ये हो जाएगा 0, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी प्लस सेक स्क्वायर थीटा, मतलब √2 का स्क्वायर मतलब 2, ठीक है। ये वैल्यू आ जाएगी 1 - 1/√2 और इंटू 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 इंटू √2 + 1, यही वैल्यू बचेगी। अब देखो जी, ये वैल्यू हो जाएगी आपकी √2, ऊपर बचेगा √2, और यहाँ पे वैल्यू आएगी √2 - 1, √2 - 1 इंटू 2,
और ये जो नीचे वाला √2 है वो ऊपर √2 चला जाएगा और यहाँ बचेगा √2 + 1। ठीक है, अब यहाँ बचेगा √2 2 और 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ बचेगी a + b a - b। तो √2 - 1 कितना आएगा 1, तो 1/1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1 इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन करेंगे 11वां क्वेश्चन। द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ स्फीयर a and b is 14 centimeter. If radius of A being larger than that of B, the difference between their surface area is 112 pi. Find the ratio of volume of A and B। ठीक है, अब देखेंगे सम ऑफ रेडियाई, ए का रेडियाई और बी के रेडियाई का सम तो जो है वो 14 है, तो मैं ये रेडियस ही मान लेता हूँ मैं, ए और बी 14। ए बीइंग लार्जर, ए बड़ा है बी छोटा है। डिफरेंस बिटवीन देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का डिफरेंस तो 4 पाई आर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने इसे कॉमन ले लिया, बराबर में वैल्यू है 112 पाई। ठीक है, 112 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट, 4 से काटूंगा तो 4 दूनी 8, 3 4 अट्ठे 32, 28। तो ए प्लस बी की वैल्यू है 14, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू है 28। रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम ऑफ ए एंड बी, ए और बी के लिए वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले मुझे आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, रेडियस की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, देखो कैसे निकालोगे। माइनस बी स्क्वायर बराबर है 28, इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए माइनस बी बराबर 28। ये अगर 14 है तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 2, कितनी आ जाएगी 2, बस हो गया काम, ये हो जाएगा ए माइनस बी बराबर कितना हो जाएगा 2। अब इसे ऐड कर दो, ऐड के ये खत्म, 2a बराबर 16 और ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, ए की 8 आ जाएगी तो बी की कितनी आ जाएगी 10, 6 कितनी आ जाएगी 6, 8 और 6 कितने हो जाएगा 4, ये रेडियस आ गया जी। अब वॉल्यूम का रेशियो कैसे आएगा, इनके ही तो आपके क्यूब हो जाएंगे, देखो कर लेंगे। इसकी वैल्यू हो जाएगी 4/3 पाई 8 का क्यूब रेशियो 4/3 पाई 6 का क्यूब। ठीक है, यही आएगी वैल्यू। और इसको कैसे करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएंगे, 4/3 बचेगी वैल्यू 8 क्यूब और 6 क्यूब। ठीक है, 8 क्यूब और 6 क्यूब, 8 की वैल्यू हो जाएगी 512 क्यूब और 6 की हो जाएगी 216। इसको डिवाइड कर दूंगा मैं, 4 से डिवाइड कर लेंगे, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 8 से ही 4 दूनी 8, 4 अट्ठे 32, 4 पंजे 20, 4 चक 16 और 2 से काटेंगे 2 64 और 2 27, कितना आ जाएगा 20, 64 और 27, कितना आ जाएगा 64 और 27 राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12। इफ दिस इक्वल्स टू 0 और आपको ये वैल्यू निकालनी है, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसमें ऐसा करो, आप x और 3 का 3x का डिवाइड दे दो, पूरी इक्वेशन में 3x का डिवाइड दो, यहाँ वैल्यू बचेगी, यहाँ वैल्यू बचेगी x, यहाँ पे वैल्यू बचेगी प्लस का 1/3x और इधर वैल्यू जो है ये वाली वैल्यू इधर चली जाएगी तो बचेगा 5, 5/3, 5/3। अब इसका स्क्वायर ही तो पूछा है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/9 एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा इसका स्क्वायर 5/3 का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 इंटू 1/3, ये वाली वैल्यू 1 इंटू 1/3। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो, 25/9 माइनस 2/3, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो 3 3 और 3 दूनी नीचे, 25 में 6 जाएगा तो बचेगा 19/9, 19/9 क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और एक 19/9, 2 सही 1/9। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। In a circle with center O, a diameter AB is produced to a point P lying outside the circle and PT is a tangent to the circle at C on it। ठीक है, तो एक बार मैं इसका सर्कल बना लेता हूँ, अजीब सा सर्कल बनाए लेकिन कोई बात नहीं। विद सेंटर O, ये आपका है सेंटर कोई भी O। ठीक है, डायमीटर है ए बी मैं डायमीटर बना लेता हूँ जी, ए बी मैंने डायमीटर बना लिया सेंटर से निकलता हुआ ए बी। ठीक है, प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, ए बी को बढ़ाया गया आगे तक पी पॉइंट तक, मैंने ये बढ़ा दिया पी पॉइंट तक यहाँ तक। अब पी से टी टेंजेंट खींचा गया तो मैं यहाँ से टेंजेंट खींच देता हूँ, ये छिप नहीं रहा है तो ये छिप के जाएगा ना, आप मान लेना ये छिप के जा रहा है। ठीक है, थोड़ा मेरे को बनानी है, छिप के जा रहा है। ठीक है, ये जहाँ छिप रहा है ना वो पॉइंट है आपकी सी पॉइंट है वो। ठीक है, क्या है सी पॉइंट, बी पी टी 36 है, बी पी टी ये आपका टी है, बी पी टी है 36, तो ये जो एंगल है वो आपका कितना है 36 एंगल है, 36 डिग्री। आपसे पूछा है बी सी पी एंगल पूछा है, बी सी पी, बी से सी जोड़ूंगा तो आपको ये वाला एंगल पूछा है, ये वाला। ठीक है, ये वाला एंगल पूछा है। ठीक है, देखो इस एंगल को किस तरीके से करेंगे, आप सेंटर से सी को जोड़ लें, सेंटर को सी से जोड़ लें तो ये जो एंगल होगा टोटल 90 डिग्री का होगा, ये जो एंगल होगा आपका टोटल 90 डिग्री का होगा, ये वाला एंगल, ये वाला 90 डिग्री का। 90 ये 36 ये, तो ये वैल्यू कितनी बचेगी, ये वैल्यू कितनी बचेगी आपकी, बचेगी 6 4 10 हासिल ले 3 और 1 4, 4 5 4 9 54 बचेगी, कितनी बचेगी 54 बचेगी भाई 54। अब देखो ये लेंथ भी रेडियस है, ये लेंथ भी रेडियस है, तो मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर बराबर होगा। ठीक है, 180 में से 54 जाएंगे तो कितने बचेंगे भाई, 180 में 54 जाएंगे, 6 4 हासिल है 5 6 6 2 8, 126 को दो हिस्सों में बांटूंगा तो यहाँ पे वैल्यू बचेगी 6 दूनी 12,
2 छक्के 12, 2 तिया 6 63, यहाँ पे बचे हुए 63, आपको ये निकालनी है, ये पूरी 90 है, इतनी 63 है, तो ये बची कितनी? 7 3 10 0 हासिल है 6 7 7 2 9 कितनी जी 27 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, इसमें कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इन ट्राइंगल पी क्यू आर, क्यू 84 है, आर 48 है और पी एस जो है वो बाइसेक्टर है क्यू आर पर एस पे, और पी का जो परपेंडिकुलर क्यू आर एस पे, और पी बाइसेक्टर भी है क्यू आर टी पे। ठीक है, तो एस पी टी आपको बताना है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन हो गया, आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों का माइनस करके हाफ कर दो। माइनस करके हाफ कर दो, माइनस करोगे तो वैल्यू कितनी आएगी इसमें? 8 6 14 हासिल 1 4 और 1 5 5 3 8 36, 36 को हाफ करोगे कितना आएगा? 18 आएगा। इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, इसमें कुछ भी नहीं करना था आपको, डायग्राम भी नहीं बनाना था, बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 15। द सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ फादर और सन इज 52। फादर और सन की जो प्रेजेंट एज है वो 52 है। 4 ईयर हैंस, 4 साल के बाद सन की एज जो है वो 1/4 ऑफ द फादर हो जाएगा। अगर मैं 4 साल के बाद यहाँ देखना चाहूँ यही चीज 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद 4 साल इसमें भी जुड़ेंगे, 4 साल इसमें, टोटल 8 साल जुड़ जाएंगे। 8 साल जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60। ठीक है, अब इसी चीज का रेशियो दे रखा है आपको, 1/4 ऑफ द फादर। अगर सन का रेशियो 1 है तो फादर की क्या है? 4। ठीक है, अब देखो रेशियो में कितनी वैल्यू है? 5, और वैसे कितनी है? 60। तो 5 की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 60। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12। तो फादर कितने का? 48 का, सन कितने का? 12 का। ठीक है, सन कितने का? 12 का, 4 साल के बाद। अब इसने पूछा है कि 10 साल फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट से बोल रहा है, प्रेजेंट से 10 साल आगे। प्रेजेंट से हम 4 साल पहले ही आगे चले गए, 6 साल और आगे चले जाओ। तो 6 इसमें जोड़ दो, 6 इसमें जोड़ दो, तो यहाँ जाएगा 18, यहाँ जाएगा 8 6 14 54। ठीक है, तो 18 3 54 कितना आ गया भाई? 3:1 आ गया। क्या आ गया? 3:1। 3 किसका है? फादर का। सन का क्या है? 1। अब इसने पूछा उल्टा, सन और फादर, तो सन इधर फादर उधर, तो 1:3 हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। Amit sold an article 369.60 after allowing discount of 12% on the market price. Had he not allowed any discount, he would have a profit of 20%. What is the cost price of the article? आर्टिकल की कॉस्ट प्राइस क्या होगी? ठीक है, तो बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी, इसमें भी कुछ टफ नहीं है। तो क्वेश्चन को करते हैं किस तरीके से, आपको टैकल करते हैं इस क्वेश्चन को, कि अमित ने सोल्ड करी इतने पैसों में कोई चीज़, और आफ्टर अलाइंग 12% ऑफ द डिस्काउंट। तो मैं आपको बोलूँ 369.60 जो वैल्यू है वो मार्केट प्राइस की 88% है, और यहाँ से इंटू 100% निकाल लूँ तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी मार्केट प्राइस की। ठीक है, कितनी आ जाएगी? मार्केट प्राइस की। ठीक है, अब उसने पूछा अगर वो डिस्काउंट ना दे, अगर कोई भी वैल्यू कोई भी अगर दुकानदार है वो डिस्काउंट नहीं देगा, तो मतलब वो मार्क प्राइस पे ही वैल्यू बेच देगा, मार्क प्राइस पे ही बेच देगा। मार्क प्राइस पे ही उसे 20% का फायदा हो रहा है। तो अगर ये मार्क प्राइस की वैल्यू है, इसी ये जो वैल्यू है वो 120% है सीपी की, और हमें निकालनी है सीपी 100% वैल्यू। ठीक है, 100% की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, तो अब ये एमपी नहीं रहा, अब ये क्या हो जाएगा? सीपी हो जाएगा। बात समझ गए? एक ही लाइन में मैंने सब कुछ कर दिया है। ठीक है, ताकि मैं आसानी से इस क्वेश्चन को निकाल सकूं। ठीक है, अब देखो किस तरीके से सॉल्व करते हैं। ये जो पॉइंट है वो इस 100 की वजह से गायब हो जाएगा। ठीक है, गायब हो गया, ये 100 खत्म, पॉइंट हट गया। ठीक है, अब देखो यहाँ से 20 छिंग 120 और 20 पंजे 100। ठीक है, अब देखो यहाँ से भाई 11 अट्ठे 88 और 11 तिया 33, 3 11 तिया 33, 11 3 66, ये वैल्यू आ जाएगी 3360। ठीक है, अब इससे 6 से काटूंगा तो 6 पंजे 30, 6 छंग 36 जीरो। 8 से काटूंगा 8 7 56, 70, 70 पंजे 350, 350 इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई होगी भाई बात। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 ये वैल्यू है, और इसको इसमें आपको कन्वर्ट करके ए बी सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, और ए बी सी की फिर इसमें पुट करके उत्तर निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन एक बार में ही शांति से अगर आप इस क्वेश्चन को 50 सेकंड के अंदर भी अगर आप कर लेते हैं तो आपका मतलब बहुत ही अच्छा बन सकता है काम। ठीक है, तो इसमें भी कैलकुलेशन ही होगी। ठीक है, इसमें कोई शॉर्ट ट्रिक मैं नहीं बताऊंगा, बहुत ही बेसिक से बता के चलूंगा आपको। तो देखेंगे किस तरीके से इसको आपको इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो लिखा है आपका 45/53, आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/53/45, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, अब आप इसमें क्या लिखते हैं, यहाँ पर अगर एलसीएम लेने के लिए मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको 1+8/45 लिख सकता हूँ। 45 एकम 45 8 53/45 बिल्कुल आ जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो मैं लिख सकता हूँ 1+8/45। तो यहाँ से ये जो वैल्यू है ना ए की, ये वैल्यू आ चुकी है, ये वैल्यू है पहली वाली, ये जो है ए, तो ए की वैल्यू आ गई आपकी 1। ठीक है, आ गई है। अब मैं अगली बी की वैल्यू निकालूंगा। ठीक है, अब 8/45 को लिख सकता हूँ 1/45/8 लिख सकता हूँ जी। अब ये 45/8 को लिख सकता हूँ 5+5/8, 8 पंजे 40 पंजे 5। तो ये जो वैल्यू आई है वो आपकी बी की वैल्यू आई है। जो बी दिख रहा है ना आपको, ये अगली वैल्यू कितनी है? ये 5। तो बी की वैल्यू कितनी आ गई? 5। ठीक है, अब मेरा बचा 5/8, यही बचा। 5/8 को लिख सकता हूँ 1/8/5
लिख सकता हूँ बिल्कुल। अब मुझे यहाँ पे चाहिए 2, ये जो 8 की जगह मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो अब देखो कैसे बनाऊँगा और ताकि मेरा 8/5 भी आ जाए और मेरा यहाँ पे 2 आ जाए। तो 8/5 को कैसे बनाऊँगा, यहाँ माइनस करो, यहाँ मुझे 2 लिखना है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अगर 2 लिखूँ और यहाँ माइनस का साइन लगाऊँ, तो 5 दूनी 10, 10 में से 2 गया कितना आएगा, 8 माइनस बटे 5 ये आएगा। अब ये जो वैल्यू है ये किससे कंपेयर कराओगे ऐसे, तो वैल्यू कितनी आएगी, सी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। इसमें पुट कर दो जी, इसमें पुट कर दो, 4 एकम 4 -5 और प्लस 3 दूनी 6, 6 4 10, 10 में 5 गई 5, 5 इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आ गया होगा समझ में। अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। द रेडियस एंड हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन इज दिस 3:4। कर्व सरफेस एरिया इज 240 पाई। देन व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेंगे यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, कोन का कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर एल, ठीक है, पाई आर एल, ठीक है। पाई आर एल की वैल्यू आपको गिवन है 240 पाई, क्या है 240 पाई, तो पाई से तो पाई कैंसिल, आर एल की वैल्यू गिवन है 240, ये आ गई आपको वैल्यू 240। आपको निकालनी है वॉल्यूम की वैल्यू, वॉल्यूम की वैल्यू होती है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही होती है आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई में रखना है उत्तर, बिल्कुल पाई में रखना है। तो मुझे आर और एच की वैल्यू चाहिए यहाँ से, ठीक है, आर और एच की मुझे वैल्यू चाहिए। अब देखो आर और एल की वैल्यू है 240। अब यहाँ देखो भाई, यहाँ आर और एच की वैल्यू 3 4, और आप सब जानते हैं जो आर एच और एल होते हैं वो आपके पाइथागोरन ट्रिपलेट होते हैं, ठीक है, कोन के अंदर। तो अगर ये 3 4 है तो अगला एल की वैल्यू क्या होगी, 5, 3 4 5, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है। अब इसे यहाँ रख दो, 3 × 5 कितना हो जाएगा, 3x × 5x की वैल्यू है 240, ठीक है। 5 तिया 15, 15 एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 240, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी 15 एकम 15, 9, 15 छक्के 90, एक्स स्क्वायर 16, मतलब एक्स की वैल्यू 4, एक्स की 4 आ गई, तो आर की वैल्यू आ जाएगी 12 और एच की वैल्यू आ जाएगी 16। उसे यहाँ रख दो भाई अब तुम, 1/3 पाई आर 12 12 144 और 16, ठीक है। 144 को काट दोगे, 48 दिया 144। अब देखो 8 छिंग 48 कितना आ रहा है, 8 छिंग 48, 8 यूनिट डिजिट, 8 यूनिट डिजिट इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा 768 पाई। समझ में आ गया होगा, आसान क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। एन आर्टिकल इज मार्क 35% अबव इट्स कॉस्ट if a profit of 20% is earned by selling the article, the discount percentage offer on the mark price of the article is, ठीक है। आप देखोगे इस क्वेश्चन को किस तरीके से आप कर सकते थे, ठीक है। मार्क कॉस्ट प्राइस अगर मैं 100 यूनिट मान लूँ तो मार्कअप किया गया था 35%, तो एमपी जो हो गई वो 135 हो गई। प्रॉफिट 20% अर्न ऑन द सेलिंग प्राइस, प्रॉफिट 20% ही हुआ, मतलब जो 100 की सीपी थी उसे 120 में बेचा गया। तो देखो कितने का डिस्काउंट दे दिया, कितने का डिस्काउंट दे दिया, 15 यूनिट का डिस्काउंट दिया, कितने पे, 135 पे इंटू 100%, यही है डिस्काउंट परसेंटेज। यही पूछा था आपको, तो 15 निम्मा 135, 100/9 की वैल्यू का, तो 11 1/9%, 11 1/9% इसका क्या हो जाएगा उत्तर। बहुत ही आसान क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन करते हैं 20th क्वेश्चन। द पेरीमीटर ऑफ ABC ट्राइंगल एंड DEF आर फॉर 3.2 एंड 28.8, और ये सिमिलर दे रखे हैं आपको, और DE की वैल्यू दे सिमिलर दे रखे हैं, तो पेरीमीटर रेशियो बराबर होता है, तो 4 3.2 अपॉन में 2 8.8 बराबर में वैल्यू आएगी। नीचे वाला DEF है, ऊपर वाला ABC, आपको AB की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ रख दो x और यहाँ रख लो 12, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, देखेंगे किस तरीके से करेंगे। पॉइंट से पॉइंट हटा दो, ठीक है। और अब ऐसा करो, अब आप डिवाइड कर लो इसको 12 से, 12 तिया 36, 12 छिंग 72, 12 दूनी 24 और 4 12 चौक 48, ठीक है। 12 तिया 36, 12 दूनी 24, 2 से काटोगे 6 पे और 6 तिया 18, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 18 सेंटीमीटर। बहुत ही आसान क्वेश्चन, इससे आसान क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 22। द बेस ऑफ अ राइट प्रिज्म इज अ रेगुलर हेक्सागन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, हाइट इज 12√3 सेंटीमीटर और वॉल्यूम आपको निकालनी है, ठीक है। प्रिज्म की वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेस एरिया इंटू में हाइट, क्या होता है, बेस एरिया इंटू हाइट, और बेस जो है वो है हेक्सागन। अब इसका एरिया क्या होता है, एक हेक्सागन में 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं, कितने ट्राइंगल बनते हैं, 6 इक्विलेटरल ट्राइंगल बनते हैं एक हेक्सागन में। तो 6 इंटू एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है √3/4 इंटू साइड, साइड की वैल्यू 5 इंटू 5, तो बेस एरिया हो जाएगा 6 का मल्टीप्लाई करके ये, ठीक है। और हाइट इसमें मल्टीप्लाई कर दो, वही वॉल्यूम हो जाएगी। हाइट क्या है, 12√3, ठीक है। अब देखो जी, √3 कितना हो गया, 3, 4 तिया 12, 3 तिया का 9, 9 और 6 54 और 55 25, कितना आ गया, 54 गुना 55 25, ठीक है जी। अब 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, 1250 और 100 जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 1350, इसका क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अब आसान क्वेश्चन था बहुत, ठीक है। 23 वाला क्वेश्चन करते हैं। कॉस ए सेक ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस टेन ए, ठीक है। इसको आप किस तरीके से करेंगे, तो आप ऐसा करें, इसमें 45 तो आप यहाँ पे पुट नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने 45 पुट किया तो ये देखो टेन ए, आपको सब नज़र मारनी पड़ती है, टेन ए और कॉट ए दोनों वैल्यू बराबर बराबर हो जाएंगी कि नहीं। तो जब फिर 45 पुट करके फ़ायदा क्या, क्या पता आंसर इन दोनों में से ही हो, ठीक है। तो 45 पुट करने की
गलती ना करें, इसमें आंसर मैच कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आप क्या पुट करें जी, अब आप ऐसा पुट करें कि थीटा आप 30 भी पुट ना करें, आप 60 पुट करें, क्योंकि 30 पुट करोगे तो ये रूट में बनेगी वैल्यू, है ना। और तीन तीन रूट में बन जाएंगे, तो आप ऐसा करो इसको 60 ही पुट कर लो, रूट में बनाओगी क्यों, 60 पुट कर लो। अब देखो कॉस ए क्या हो जाएगा 1/2, सेक ए 2, कॉस ए क्या 1/2, कॉट ए की वैल्यू कितनी है √3, इसकी की वैल्यू कितनी है 1/√3, ठीक है। कॉट ए की 1/√3 होती है 60 में, और टेन ए की √3 होती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सॉल्व करोगे, दो दूनी 4 माइनस एक 3/2, तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 3/4, 1/2 भी मल्टीप्लाई करेगा अब इंटू √3 कितना आ जाएगा 3 प्लस एक 4 अपॉन √3, ये आ जाएगा वैल्यू, 4 से 4 कैंसिल आउट, √3 से √3 आ जाएगा, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी √3। अब देख लो 1060 ही तो होता है √3, ये उत्तर आ जाएगा आपका, आ जाएगा उत्तर। अगला क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 24। 3 men and 4 women कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 7 days। तो आप क्या करो, ये जो 7 दिख रहा है ना, आप इनमें मल्टीप्लाई कर लो सब दोनों में, 3 men और 4 वुमेन, तो आपको कितना हो जाएगा, आप ऐसा करे करो, मैं आपको लिख के बताता हूँ। 3 men और 4 वुमेन किसी काम को 7 दिन में करते हैं, ठीक है। तो 2 men और 1 वुमेन जो किसी काम को 14 दिन में करते हैं। तो आपसे पूछा 7, जब भी इस तरीके का क्वेश्चन हो आप ऐसा करा करो, टोटल वर्क को बराबर रखा करो, ये जो आपको डेज दिए होते हैं ना, आप इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया करो। मल्टीप्लाई करना, 7 या 21 मैन और 7 चौक 28 वुमेन, और बराबर रखो ये वाली वैल्यू, 14 दूनी 28 मैन प्लस में 14 वुमेन, ठीक है। यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकाल लिया करो, ठीक है, एफिशिएंसी का। तो 21 और 28, यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मैन को इधर ले जाऊंगा तो 7 मैन आ जाएगा, और इधर से 14 वुमेन इधर ले आऊंगा तो 14 वुमेन हो जाएगा, ठीक है। मैन अपॉन वुमेन का रेशियो आ जाएगा यहाँ से, अपॉन में 7, ये आ जाएगा 2:1, क्या आ जाएगा 2/1 आ जाएगा 2/1। तो मतलब अगर मैन 2 यूनिट काम करता है तो वुमेन 1 यूनिट काम करती है, ठीक है, ठीक है जी, ठीक है। अब देखो टोटल वर्क क्या माना था हमने, इसमें 7 मल्टीप्लाई करके, 7 या 21 मैन अपॉन में 7 चौक 28 वुमेन। अब यहाँ से मैन और वुमेन की एफिशिएंसी का रेशियो डाल के यहाँ से टोटल वर्क निकाल लो, ये तो टोटल वर्क था। अब देखो यहाँ पे मैन में डालोगे 2, तो 21 दूनी 42 और 28, ये आपका टोटल वर्क हो गया कितना, 8 2 0 5 1 4 और 5 2 7, 70 आपका टोटल वर्क हो गया। ये किसको करवाना है आपसे, 7 वुमेन को करवाना है, 7 वुमेन और वुमेन की वैल्यू कितनी है 1, तो इंटू 1, 7 से काट दोगे 10, तो 10 डेज आपको लगेंगे, कितने लगेंगे 10 डेज लगेंगे। समझ में आ गया होगा, आसान वे में बताया मैंने इसको। अब यह है 25 क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, ठीक है। बट इफ 20% ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग इन डिपार्टमेंट ई आर ट्रांसफर टू डिपार्टमेंट ए, ई में जितने भी एम्प्लॉय काम कर रहे थे उसका 20% आपने ई से ए में ट्रांसफर कर दिए, ठीक है। तो ए में जितने थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, और इसका 20% भी ए में आ जाएंगे, तो टोटल वैल्यू फिर आपकी बढ़ जाएगी ए के अंदर। फिर आपको बताना है कि डिफरेंस बताओ बिटवीन द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन ए, अब जो ए में एम्प्लॉय हो गए उसमें, और 124% ऑफ सी, सी का 124% अगर हो तो उसमें इन दोनों का डिफरेंस बता दो। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, आपको दोनों निकालने पड़ेंगे फिर डिफरेंस चाहिए, इसमें कोई भी शॉर्ट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर आपको कैलकुलेशन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन स्मार्ट तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। सबसे पहले ई के आप निकाल लो, ई में है कितने, ठीक है। ई का अगर आप निकालोगे तो आप जब भी आपको एंगल में वैल्यू गिवन रहे करे, तो आप उसको एंगल से जब भी आप नंबर ऑफ एम्प्लॉय में कन्वर्ट करेंगे तो देखो किस तरीके से करोगे। ये लिखो एंगल, ऊपर लिखोगे एंगल, डिवाइड में लिखोगे टोटल 360 डिग्री का एंगल, ठीक है। फिर इनटू में जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय होंगे, यहाँ पर जो भी वैल्यू होगी वो आप लिख दोगे 3000, ठीक है। ये ई के हैं, ई का 20% की फ्रैक्शन वैल्यू मतलब 1/5, ठीक है, 1/5 ये आपके ए में आए, तो ये ए में जुड़ेंगे प्लस, ठीक है। ए के कितने हैं जी 64.2 अपॉन 360 इंटू 3000, ये आपकी टोटल ए की वैल्यू आई है, ठीक है। ये आपकी टोटल ए की वैल्यू आई है, इसको सॉल्व कर लें अगर, तो हमारा काम तुरंत की तुरंत बन जाए, पॉइंट हटाओ जीरो लगाओ, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो एक बार आप, ठीक है। आप काटोगे यहाँ से 1 0 से, तो 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 को काटोगे तो 12, 3 से काटोगे 12, अब 3 से काटोगे 3 चौक 12 और 3 तिया 9, 3 एकम 1, 31, 4 से काटोगे तो 25, ठीक है, 31 और 25, और 5 से काटोगे 5, तो ये कितनी आ जाएगी 5 एकम 5, 5 तिया 15, 155। अब यहाँ देखो जी, 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। और आप काटो 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, और 3 दूनी 6 और 2 पंजे 10, ठीक है। तो आ जाएगा 535, ठीक है, यही आ जाएगा। अब ये आ गए ए के वैल्यू टोटल, आगे कितनी आसानी से, 5 5 10 जीरो हासिल, 1 3 और 1 4, 5 4 9, 5 और 1 6, ए की वैल्यू आ गई 690, कितनी आ गई जी 690। अब आपको सी और निकालना है 124%, सी की वैल्यू कितनी है 72, अपॉन में 360 कर देंगे, इंटू में 3000 कर देंगे, ये आपकी सी की वैल्यू, इसका ही आपको 124% चाहिए, तो 124 अपॉन में 100, ठीक है जी। 1 0 से 1 0 खत्म, 36 दूनी 72, ठीक है।
ये 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, अब मल्टीप्लाई कर लो, 2 तिया 6 और 6 का इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 6 चौक 24 4 2 6 दूनी 12 2 चौका 4 के हासिल 1 6 कम 6 और 7 744 आ जाएंगे सी की 124% और ए का है 690 माइनस करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 4 9 5 14 54 उत्तर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 54, ये आपका 54। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन हो गए आज के। कैसे लगे आपको 25 क्वेश्चन? ये थे आपके एसएससी सीजीएल 15 नवंबर की शिफ्ट के, मेंस के टफेस्ट शिफ्ट के 25 सवाल। कैसे लगे आपको? आशा करता हूँ आपको मैंने अच्छे से अच्छा मेथड बताने की कोशिश की है और आपको पसंद भी आया होगा। इस वीडियो को शेयर कर देना और आगे बचे हुए 25-25 करके मैं इसके 4 पार्ट बनाऊंगा। एक पार्ट खत्म हो गया, 3 बचे हुए हैं। आप ज़रूर देखना इस सीरीज़ को, आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी एसएससी सीजीएल 2020 के लिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड जय